Oh dear viewers, welcome back, and in this video we are going to discuss the textual questions of the sonnet 116, also known as Let Me Not to the Marriage of True Minds by William Shakespeare. In our previous video we have gone through the poem here, and here we are going to discuss its questions. And the first question is constancy is the theme of the poem, indicate the words, phrases and images that suggest the theme. जो constancy है और specifically constancy in love, एक मुस्तकिल मिजाजी, एक पायदारी जो है और ख़ासकर जो प्रेम में होनी चाहिए, वही इस पोइम का सेंट्रल आइडिया या थीम है जो शायर हमें समझाना चाहता है. एंड हियर वी हैव टू फाइंड द वर्ड्स, फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशंस और इमेजेस दैट सजेस्ट दिस वेरी थीम. यहाँ पे हम ऐसे पोइम में वर्ड्स ढूंढनी है, फ्रेजेस ढूंढनी है या ऐसे इमेजेस ढूंढनी है, तस्वुरात ढूंढने हैं जो इस थीम को सजेस्ट करते हैं, जो इस थीम को सपोर्ट करते हैं. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसका जो आंसर है वो इस तरह से है. कॉन्स्टेंसी इज नॉट ओनली द थीम ऑफ द पोएम बट इज अ वैल्यूएबल एस्पेक्ट इन ईच एंड एवरी रिलेशनशिप. कॉन्स्टेंसी जो है वो खाली इसी पोएम का थीम ही नहीं है और खाली वो प्रेम में ही नहीं होना चाहिए, बल्कि कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी रिश्ता, कोई भी वास्ता जो भी हो, इसमें ये चीज़ बहुत अहमियत की हामिल है. चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो, तो कॉन्स्टेंसी की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है. इसके बगैर ये चीज़ें सस्टेन नहीं करती. मनी फ्रेज इन द पोएम एक्सप्रेस दिस इंपॉर्टेंट क्वालिटी. शायर ने इस पोएम में कुछ ऐसी लाइन्स, कुछ ऐसी एक्सप्रेशन डाली हैं जो इस बहुत ही अहम इस क्वालिटी को दर्शाती हैं. अ फ्यू सच एक्सप्रेशन आर मैंशनड हियर. और नीचे यहाँ पे कुछ ऐसी एक्सप्रेशन दी गई हैं, कुछ ऐसी लाइन्स दी गई हैं जो इस चीज़ को दर्शाती हैं. फर्स्ट इज़ लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स. लव सच में लव नहीं है अगर वो अल्टर हो जाए, अगर वो बदल जाए, वो वक्त की जो मार हैं जो उसको बदल जाए, या वक्त की जो ज़रूरत है, जो प्रोविडेंस है, मसलियत पसंदी, इससे अगर प्यार में कुछ तब्दीली आ जाए दैन इट इज़ नॉट रियल लव, फिर ये रियल लव नहीं है. वैसे ही लव इज़ नॉट लव विच बैंड्स. लव सच में लव नहीं है अगर वो बैंड हो जाए, अगर उसमें जो सोशल फोर्सेस होते हैं या जो आपका एक समाजी दबाव होता है या दूसरी वक्त की जो आप पे एक प्रेशर होता है, जिससे अगर इसमें कुछ बैंड आ जाए, कुछ तब्दीली आ जाए, कुछ चेंज आ जाए, तो सच में वो प्रेम नहीं है. वैसे ही वो एक जगह कह रहा है इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क. ये एक फिक्स्ड मार्क की तरह है, एक ऐसी निशानी, एक ऐसी चीज़, एक ऐसी चट्टान की तरह जिसको आप हिला नहीं सकते, जिसको आप मूव नहीं कर सकते. नेवर शेकन. फिर शायर जब कह रहा है कि ये इस समंदर में उस चट्टान की तरह है जिसको समंदर की लहरें भी शेक नहीं कर सकती, हिला नहीं सकती. वैसे ही कहते हैं लव इज़ नॉट टाइम इज़ फूल. लव जो है वो प्रेम जो है, प्यार जो है, मोहब्बत जो है वो वक्ती पागलपन नहीं है. फॉर टाइम बीइंग, फॉर टाइम पीरियड और फॉर टाइम पास. तो प्रेम जो है वो इन चीज़ों को नहीं मानता है. तो इन चीज़ों से हमें, इन फ्रेजेस से हमें ये चीज़ समझ आती है दैट द पोएट वांट्स एक्चुअली वांट्स अस टू कन्वे, टू मेक अस अंडरस्टैंड दैट कॉन्स्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लव. जो कॉन्स्टेंसी है वो प्रेम में बहुत अहम है, इसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है. तो इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाई डू यू थिंक द पोएट हैज़ यूज्ड सो मेनी नेगेटिव्स टू मेक दिस स्टेटमेंट. आपको क्या लगता है कि शायर ने क्यों इतने जो नेगेटिव्स, वो जो एक मनफी चीज़ों की तरफ रेफ़र किया है अपने जो स्टेटमेंट्स को समझाने के लिए. द पोएट हैज़ यूज्ड सो मेनी नेगेटिव्स एज इट इज़ वेरी इफेक्टिव टू प्रूव अ पॉइंट. शायर पहले हमें इन नेगेटिव चीज़ों की तरफ इशारा दे रहा है ताकि वो हमें एक पॉइंट समझाए. द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज हाईलाइटेड टू ब्रिंग आउट द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेटमेंट करेक्टली. कभी कभी हमें जो कॉइन का दूसरा साइड है, जो डार्क साइड होता है किसी चीज़ का, वो जाहिर करके किसी को कुछ अच्छा समझाना होता है, जो इसका ब्राइट साइड होता है. या द पॉइंट पुट्स ऑल द नेगेटिव एस्पेक्ट्स दैट लव इज टेकन फॉर एंड देन कन्वेज दैट लव इज समथिंग विच इज़ परमानेंट एंड अबव फिजिकल ब्यूटी. और शायर जो यहाँ पे वो हमें पहले इन नेगेटिव चीज़ों के बारे में कह रहा है कि लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स, लव इज़ नॉट विच बैंड्स, लव इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क नॉट शेकन, लव इज़ नॉट टाइम इज़ फूल. तो ये सब चीज़ें वो कहकर हमें ये समझाना चाहता है कि लव जो है, जो इट्स समथिंग विच इज़ परमानेंट, ये परमानेंट एक चीज़ है. एंड अबव फिजिकल ब्यूटी, वो जो फिजिकल ब्यूटी है, एक जिस्मानी जो खूबसूरती है, ये इससे बालातर होता है, इससे ऊंचा होता है. तो बाय दीज नेगेटिव स्टेटमेंट्स, बाय दीज नेगेटिव्स ही वांट्स टू प्रूव हिज स्टेटमेंट. शायर हमें ये चीज़ समझाना चाहता है. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डज द लाइन आई नेवर रिट नॉर नो मैन एवर लाउड इम्प्लाई. शायर जो कह रहा है कि आई नेवर रिट, फिर मैं न तो कभी लिखूंगा, नॉर नो मैन एवर लाउड, और न किसी बंदे ने, न किसी आदमी ने आज तक प्यार किया है. द लाइन आई नेवर रिट नॉर नो मैन एवर लाउड implies that if the poet's thoughts on love are proved wrong then he will withdraw all that he has written if no man has ever been in love. शायर जो इस पोइम में अपने जो आर्ग्यूमेंट्स पेश करता है, फाइनली वो कह रहा है कि अगर आप मेरी इन बातों को गलत साबित कर दोगे then I will promise you that I will never
राइट एनीथिंग इन फ्यूचर। फिर मैं फ्यूचर में कुछ भी, कोई भी पोइम, कोई भी कविता नहीं लिखूंगा। और न किसी ने आज तक फिर सच में प्यार किया है। अगर आप मेरी इन बातों को गलत साबित करोगे जो मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ। So then there is a question for that love is presented as the subject or doer of actions in the poem. Why do you think the poet has used this form rather than involving human agent? शायर ने इस पोइम में ज़्यादातर जो पर्सोनिफाई किया है वो बजाय को लव को किया है, जैसे ये कोई ज़िंदा चीज़ है। और शायर ने ऐसा क्यों किया है, इसने क्यों किसी ह्यूमन एजेंट को, इंसान को इसकी जगह पे नहीं डाला है। वाई लव एज ए डूअर और सब्जेक्ट, जो यहाँ पे काम कर रहा है इस पोइम में वो सब्जेक्ट जो है वो लव ही है। और ही इज़ जस्ट एक्टिवली इन्वॉल्व, जैसे काम भी लव ही कर रहा है, जैसे यही एक ज़िंदा चीज़ है। इन दिस पोइम इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट विलियम शेक्सपियर हैज चूजन द सब्जेक्ट एज लव एंड नॉट ह्यूमन एजेंट्स आर इन्वॉल्वड इन इट। और जब हम इस पोइम को देखते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर है, इसने जो सब्जेक्ट जो चूज़ किया है काम करने वाला, दैट इज़ लव। वो लव बजाते खुद है और कोई ह्यूमन एजेंट नहीं है, कोई इंसानी हाथ इसमें नहीं है। हिज चॉइस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग थीम, अंडरलाइंग थीम ऑफ द पोइम। शायर ने ये चीज़ इसलिए किया है क्योंकि इसका पोइम का जो एक अंडरलाइंग थीम है द फिकल नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि इंसान जो है, इंसान एक फिकल नेचर होता है, इसका जो टेम्परेमेंट है वो जल्दी ही चेंज हो जाता है, इसमें सस्टेनेंस नहीं है। हियर लव एंड इटर्नल बीइंग इज़ द ओनली कांस्टेंट। यहाँ पे जो है लव जो है उसको कांस्टेंट, उसको एक इटर्नल के तौर पे पेश किया गया है, जो इंसान में ऐसी क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। देयरफॉर व्हेन द पोएट एक्सप्लेन्स अबाउट all the qualities of love, he then chooses love not a human being, as their sentiments and emotions change frequently। और फिर जब शायर यहाँ पे जो क्वालिटीज़ लव की बयान करता है तो वो लव ही को चूज़ करता है, इंसान को नहीं, क्योंकि इंसान जो है इसके जो सेंटिमेंट्स और इमोशंस हैं वो जल्दी ही चेंज होते रहते हैं। द पोएट शुड बी अप्रिशिएटेड फॉर अंडरस्टैंडिंग वेल द नेचर ऑफ ह्यूमन्स एंड द वाइज डिसीजन टेकन बाय हिम इन हिज कंपोजिशन। और हमें शायर की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उसने लव को ही पर्सोनिफाई किया है, उसी को एड्रेस किया है, ताकि ह्यूमन बींग्स को। एंड दिस इज़ अ वाइज डिसीजन टेकन बाय हिम इन दिस कंपोजिशन। और इस कंपोजिशन में, इस पोइम में, इस कविता में जो शायर ने ये डिसीजन लिया है ये बिल्कुल ठीक है। एंड देन देयर आर सम फ्रेजेस, यहाँ पे कुछ फ्रेजेस भी आए हैं, वी हैव टू एक्सप्लेन दीज। फर्स्ट फ्रेजेस इज बेंडिंग सिकल्स कंपास एंड देन देयर इज टाइम इज फूल। दीज आर द फ्रेजेस दैट हैव बीन एम्प्लॉयड बाय द पोएट इन दिस वेरी पोइम। इनके क्या मीनिंग्स हैं? कंपास इज अ सिंबल ऑफ द पावर ऑफ एवर चेंजिंग टाइम। कंपास जो यहाँ पे सिंबल है वो घड़ी की सुइयों की तरह है, वक्त की जो ताकत है, जो सब चीज़ वक्त के साथ जो चेंज आती रहती हैं उसको दर्शाती हैं। इट एक्सप्लेन्स हियर इन द पोइम अबाउट द चेंजिंग रिलेशनशिप एज इट ग्रोज old, how the love of a man for his beloved becomes less as important is given to beauty or spiritual love। तो शायर जो यहाँ पे कह रहा है कि जो रिलेशनशिप होती हैं वो चेंजिंग होती हैं, जितनी ज़्यादा ये पुरानी होती हैं और उनमें चेंज आती रहती हैं। और कैसे एक जो मर्द है उसकी जो बिलाउड के लिए जो लव होता है लेस इंपॉर्टेंस एज गिवन टू ब्यूटी, उसमें कैसे चेंज आती रहती हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे जो शायर कहना चाहता है, दैट फिजिकल ब्यूटी इज़ नॉट एवर लास्टिंग। जो आप शायर असल में कहना चाहते हैं कि जो आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। तो वो इम्पॉर्टेंस देना चाहता है गिवन टू ब्यूटी और स्पिरिचुअल लव। ज़्यादातर लोग जो फिजिकल ब्यूटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बनस्बत की जो स्पिरिचुअल लव होता है, दैट इज़ नॉट फेडेड बाय द टाइम। इवन इफ लव नेवर डाइज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन वुड फेड एंड विद एज इट फॉल्स प्री टू द कंपास सिकल ऑफ टाइम। और शायर ये कहना चाहता है कि अगर आपका फिजिकल लव है वो तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो बिलाउड है उसकी ब्यूटी वैसी नहीं रहेगी, लेकिन जो आपका स्पिरिचुअल लव है वही चीज़ है जो इस कंपास सिकल ऑफ टाइम, जो इस वक्त की मार को बर्दाश्त कर सकती हैं। बाकी जो आपका जो फिजिकल लव है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, वो वक्त के साथ ख़त्म हो जाता है। दैन देयर इज़ टाइम इज़ फूल। ये जो फ्रेज़ हैं ये क्यों इस्तेमाल हुई है? विलियम शेक्सपियर कन्वेज दैट लव इज़ नॉट फॉर अ टाइम बीइंग और टाइम पास। शायर कह रहे हैं कि लव जो है वो वक्ती नहीं है, टाइम बीइंग नहीं है और टाइम पास के लिए नहीं है। एक वो आप वो वक्त को वो वक्त बिताने के लिए इस चीज़ को लोगे नहीं। इट इज़ नीदर टाइम बीइंग नॉर टाइम पास। इवन इफ a person becomes old with it, even love should grow as the physical beauty falls prey to the compost cycle of time। constancy is the main aspect which holds two people together in relationship। शायर कह रहे हैं कि अगर एक बंदा बूढ़ा भी हो जाए और
विद इट इवन लव शुड ग्रो, और वक्त जो सच में ट्रू लव होगा वो वक्त के साथ बढ़ जाएगा। एज द फिजिकल ब्यूटी फॉल्स प्री टू कम पास सिकल ऑफ टाइम, क्योंकि जो फिजिकल ब्यूटी है वो वक्त की जो चेंज है, जो तब्दीली है उसके साथ उसमें भी चेंज आती रहेगी, वो ख़त्म हो जाएगी। एंड कॉन्स्टेंसी इज़ द मेन एस्पेक्ट विच होल्ड्स टू पीपल टुगेदर इन अ रिलेशनशिप। असल में जो कॉन्स्टेंसी है, जो कंसिस्टेंसी है, जो एक पायदारी है, मुस्तकिल मिजाजी है प्रेम में, वही दो प्रेमियों को आपस में जोड़े रखती हैं, नॉट दिस फिजिकल ब्यूटी। फाइनली देयर इज ट्राई दिस आउट। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन हैं जो इस तरह से हैं। द पोएम इज शेक्सपियरियन सोनेट, ये शेक्सपियरियन सोनेट है जो शेक्सपियर अपने ख़ास एक अंदाज में लिखता था, और उसका एक पैटर्न था, एक उसका एक अंदाज था लिखने का। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद सोनेट, सोनेट से आप क्या चीज़ अक्स करते हो, ये सोनेट किस चीज़ का नाम है। लुक एट सम अदर सोनेट्स एंड नोटिस द वेरिएशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोनेट दैट आर पॉसिबल। बहुत सारे जो सोनेट्स आए हैं, जो शेक्सपियर से पहले जो पोइट्स थे, खासकर जो इटालियन पोइट्स थे, वो सोनेट्स लिखते थे, इंग्लैंड में भी थे और दूसरे जो इलाकों के जो पोइट्स थे वो भी सोनेट्स लिखते थे। तो इनमें क्या फ़र्क थी, जो मेन थी चीज़ है। एंड इसका जो आंसर है वो इस तरह से है। सोनेट इज़ अ पोएम दैट हैज़ 14 लाइन्स। सोनेट हम 14 लाइन्स की पोएम्स को कहते हैं। कुछ 11 लाइन्स के भी सोनेट्स होते हैं जिनको कर्टाल सोनेट्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादातर जो सोनेट्स लिखे गए हैं वो 14 लाइन्स के ही थे, कुछ 16 लाइन्स के भी हुआ करते थे। ईच कॉन्सिस्टिंग ऑफ ए टिपिकली 5 फुट इयाम्बिक राइमिंग, और इनमें एक 5 फीट का जो वो मीटर जो होता है पोएम का, राइम रिदम इंटरनल राइम जो होती हैं, तो फीट उसी से रिलेटेड होते हैं। इयाम्बिक होता है अनस्ट्रस्ड स्ट्रस्ड जो राइम पैटर्न होता है, अकॉर्डिंग टू ए प्रेस्क्राइब्ड स्कीम। एक स्कीम होती है जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उसको फॉलो करते हैं। इट इज़ ऑफ इटालियन ऑरिजिन, ये असल में इटली से निकली है। जो पेट्रॉर्क था वहाँ का एक पॉइंट, और जो दूसरे थे सिडनी, फिर था फिलिप सिडनी दूसरा एक पॉइंट, उसने इस चीज़ को ज़्यादा ये वो इस टाइप की पोइट्री लिखते थे। लेटर गॉट फेमस इन इंग्लिश बाय शेक्सपियर स्पेसिफिकली, और ख़ासकर जो शेक्सपियर था उसने इस पोइम को, इस अंदाज बयां को, इस सोनेट को, इस जॉनर को, सिनफ को बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस दी। एंड अदर राइटर्स ऑफ हिज एज एंड ऑफ हिज फॉलोइंग एज, उसके अपने जो राइटर्स थे उसके एज में वो भी सोनेट्स लिखते रहते थे। और जो फिर बाद में इसके बाद जो राइटर्स आए वो भी काफ़ी टाइम तक इस सोनेट का जो ये पैटर्न था, जो ये सिनफ था, इसको फॉलो करते रहते थे। Then there is look at some other sonnets and notes the variations in the structure of the sonnet that are possible। और जो दूसरे कुछ sonnets हैं और आपको देखना है कि उनका स्ट्रक्चर, अंदाज और साख्त और उनका जो वेरिएशन है वो क्या क्या है। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ सोनेट्स। यहाँ पे हम जो प्रिसाइज में बताएंगे सोनेट्स जो थे, इनमें मेन 4 किस्म थे। एक तो था इटालियन, जो इटली वाले लिखते थे, पेट्रार्क था इनका पॉइंट एक, और डांटे दूसरे जो थे। इंग्लिश, देन देयर इज़ मिल्टॉनिक जो मिल्टन लिखता था, एंड स्पेंसियन जो एडमंड स्पेंसर एक पोइट था, वो अपने इस वो भी सोनेट लिखता था बट ऑन हिज ओन पैटर्न। एंड मोस्टली दे डिफरेंशिएट इन द इंट्रोडक्शन, इनमें जो इंट्रोडक्शन में फ़र्क होती हैं। जो अलग अलग राइटर हैं वो इस सोनेट को इंट्रोड्यूस करते वक्त कुछ खास चीज़ों की तरफ ख्याल रखता है। कंटेंट, जो इनका कंटेंट होता था जिसके बारे में सोनेट लिखा था, सब्जेक्ट मैटर जो होता था, जो टॉपिक होता था, कुछ लव सोनेट्स होते थे, कुछ रिलीजियस होते थे, कुछ जनरल सिक्यूलर सोनेट्स होते थे, कुछ इरोटिक होते थे। टॉपिक जो होता था, सीरियसनेस, कुछ पॉइंट्स सोनेट्स जो थे वो बड़े सीरियस हुआ करते थे। स्टेंजा मैनर्स, स्टेंजा नंबर, स्टेंजा कितने रखने थे, कुछ 4 4 4 4 4 और फिर 2 के हिसाब से लिखते थे, कुछ 8 और फिर 6 के हिसाब से लिखते थे। एंड देन देयर इज़ मीटर, जो इनका मीटर होता था, राइम रिदम, जो राइम होती है इंटरनल राइम, तो वो अलग अलग जो पॉइंट्स थे वो अपने हिसाब से रखते थे। एंड द कंक्लूजन, और जो पोइम का जो कंक्लूजन होता था सोनेट का, वो भी जो राइटर्स थे उनका अपना एक एक अंदाज था इसको कंक्लूड करने का, एज पर द टेस्ट ऑफ द पोइट, जो पोइट का टेस्ट हुआ करता था। एंड द ट्रेडिशन ऑफ हिज ओन टाइम्स, और जो उनके अपने वक्त के ट्रेडिशंस हुआ करते थे, जो उनके वक्त का एक वो अदबी जो रिवाज होता था, तो उसी को फॉलो करते रहते थे, और वक्त के साथ साथ उसमें वो एक चेंज भी आते रहते थे। तो यहाँ पे मैंने प्रोसेस में आपको ये बताने की कोशिश की दैट देयर आर 4 वेरिएशंस इन दिस सोनेट, एंड देयर आर एंड द पोइट्स हैव यूज्ड इट इन देयर ओन मैनर्स, इन देयर ओन टेस्ट्स। शायरों ने इसको अपने तौर पे लिया है। फाइनली देयर इज़ शेक्सपियर का एक और सोनेट है, शैल आई कंपेयर दी बाय विलियम शेक्सपियर। तो ये एक और सोनेट है शेक्सपियर का, एंड इट्स बीइंग सजेस्टेड दैट यू नीड टू गो थ्रू दिस वेरी सोनेट। आपको ये भी पढ़नी है, ये इसी से रिलेटेड एक सोनेट है, इसका तकरीबन थीम भी इसी से रिलेटेड है। दैट फिज़िकल ब्यूटी इज़ नॉट एवर लास्टिंग, जो फिज़िकल ब्यूटी है शेक्सपियर इसमें भी वही बात कर रहा है कि फ़िज़िकल ब्यूटी जो है
वो एवर लास्टिंग नहीं है. सो ही वांट्स टू convey to his friend that I am going to write poems about you that will make you everlasting. मैं आपके बारे में कुछ लिखूंगा और वो जो लिखाई है वो आपको एक everlasting एक के तौर पर एक सबात देगी, एक परमानेंस देगी. अदरवाइज दिस ब्यूटी इज़ फॉर टाइम बिंग, ये जो ब्यूटी है ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी. सो डियर व्यूअर्स, ये था हमारा सोनेट 116 दैट्स लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स बाय विलियम शेक्सपियर. सोनेट को हमने देख लिया और इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वो भी हमने देख ली. उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये जो क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की आपको ये सच में समझ आए हों. और अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, कोई कुछ मसला है, तो आप कमेंट में बताइए. बाकी आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए. विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.